हेलो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं स्वागत करता हूं आपका जस्ट टेस्ट सीरीज साइंस प्लस और आशीष सर की टीम की पूरी ओर से बायोलॉजी सॉल्यूशन में। ठीक है, हमारा हुआ है माइनर 5 और उसका करने जा रहे हैं हम बायोलॉजी का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों में विशेषता पूछता है कि एक कोशिकीय जीवों की क्या विशेषता है। इधर इधर देखो, इनका स्वतंत्र स्वतंत्र अस्तित्व सक्षम नहीं है। देखो, एक कोशिका है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जीवित नहीं रह सकते। स्वतंत्र अस्तित्व तो सक्षम है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे जीव है जो एक कोशिका होते हैं लेकिन और जीवित रहते हैं, जो स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ भी सेम चीज लिखी हुई है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, इनका स्वतंत्र अस्तित्व सक्षम है तथा यह सभी आवश्यक जैविक क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। देखो, एक कोशिकीय जीव है, उनमें एक कोशिका, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो और सभी जैविक क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जितने भी जरूरी जैविक क्रिया है वो सब करते हैं और उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी संभव है। तो ऑप्शन कौन सा गया? सी वाला सही हो गया। ठीक है, सभी कथन सत्य है केवल एक को छोड़कर। एक कथन गलत है, देखना है कौन सा हो जाए। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका का संगठन मूलभूत रूप से समान होता है। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनका संगठन एक जैसा ही रहता है। जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी हुई है, कोशिका झिल्ली की क्या संरचना है, ऐसे सभी संरचनात्मक जो संगठन है वो सभी यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में एक समान रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रोकैरियोटिक आकृति व कार्य में विविधता प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि सारे प्रोकैरियोटिक की आकृति एक जैसे ही हो, अलग भी हो सकती है। वो उनके आवास और जिस कंडीशन में वो रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। देखो, यहाँ एक चीज लिखा है, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आपको पता हो तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, एक को छोड़कर। और एक कौन सा है? पीपीएलओ, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक इकलौता ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, वरना सब में कोशिका भित्ति है। तो इसने ये बोल दिया कि कुछ में होती है, सब में होती है। ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो, एक मिनट। देखो, भित्ति से नहीं गिरे कोशिकाओं के लिए सही विकल्प चुनिए। अरे भाई, बाहर से पढ़ते आ रहे भित्ति रहित एकल झिल्ली वाले कौन से, द्विझिल्ली वाले कौन से, तो ये क्वेश्चन तो गलत होने का चांस ही नहीं है। राइबोसोम बिल्कुल एक झिल्ली वाला है, कारका एक झिल्ली वाला है, लाइसोसोम नहीं है, लाइसोसोम झिल्ली रहित है। परोक्सिसोम केंद्रिका राइबोसोम, तो देखो यहाँ परोक्सिसोम आ गया। ठीक है, मतलब लाइसोसोम एकल झिल्ली वाला है, झिल्ली रहित पूछ रहा है। तो राइबोसोम में भी नहीं होती, कारकाइम में नहीं होती, लाइसोसोम में होती है। इधर परोक्सिसोम में होती है। राइबोसोम केंद्रिका, कारक केंद्र, तीनों इकलौते, तीनों ही ऐसे कोशिकाएं हैं जिनमें झिल्ली नहीं होती है। इनके अलावा डबल झिल्ली वाली कोशिकाओं की मैं बात करूं, कोशिकाओं की मैं बात करूं, तो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होता है लवक, और लवक के अलावा एक होता है क्या? केंद्रक। ये तीनों ही ऐसे कोशिकाएं हैं जिनमें डबल झिल्ली होती है और इनका खुद का डीएनए पाया जाता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है इस पेपर में। ठीक है, आगे देखो, यूकेरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक होता है 70S। अच्छा, ये 5 नहीं है, ये S लिखा हुआ है। ठीक है, तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम। अब देखो, सबको पता है कि 80S प्रकार के राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक में होते ही होते हैं, लेकिन आधे आधे बच्चे क्या, ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम है वो बस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है क्या, यूकेरियोटिक कोशिका में 2 कोशिका होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है क्या? प्लास्टिड, लवक, है ना। तो ये जो दोनों कोशिकाएं हैं इनमें खुद का डीएनए भी होता है, और जो राइबोसोम है ना वो कौन से होते हैं? 70S टाइप के। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछ रहा है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम भी होंगे और 70S भी होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखो, 9+2 संगठन वाला कशेरुकिका पाया जाता है। बिल्कुल, जो कशेरुकिका है उसमें ट्यूबुल्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? 9 तो परिधि की ओर और 2 केंद्र में। जीव द्रव्य भ्रमण प्रदर्शित करता है। जीव द्रव्य भ्रमण, अब देखो यहाँ लिखा है साइटोप्लाज्मिक माइग्रेशन। ये क्या होता है? जो कोशिकाओं में जीव द्रव्य होता है ना वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जैसे ये समझ लो कि तालाब है, तो तालाब में पानी भरा रहता है, वो स्थिर रहता है। लेकिन जो जीव द्रव्य है वो ऐसे चारों तरफ इधर उधर गति करता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो ये भी सही है। डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर जटिल हो जाता है और क्रोमेटिन बनाता है। ये भी सही बात है। डीएनए संघनित होता है किसके साथ मिलकर?
स्टोन प्रोटीन के साथ, तभी तो इतना लंबा लगभग 2-2.5 मीटर का डीएनए छोटे से सेल के केंद्रक में आ जाता है। तो सारे स्टेटमेंट सही है, ए बी सी डी, तो सभी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे वाला। प्रत्येक तारक केंद्र की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। बिल्कुल होती है, जिसमें हमने देखा है 9+2 की व्यवस्था होती है। ठीक है, इन 9 परिधि की और 2 केंद्र की ओर होता है तथा इनके परिधि भाग में ट्यूबुलिन सूत्र बने होते हैं। बिल्कुल, अब परिधि भाग की बात कर रहा है, तो परिधि वाले को देखना है अपन को। तो यह परिधि सूत्र कितने सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। अब देखो, परिधि में आपने देखा होगा ऐसे 3-3 के ट्रिपलेट पाए जाते हैं, और ये जो ट्रिपलेट है ना, ये कितने होता है टोटल? 9। अब एक में कितनी है सूक्ष्म नलिकाएं? 3, तो 9 में कितनी होगी? 9 या 27। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 27। 9 मत कर देना, 9 तो ट्रिपलेट होते हैं, हर एक में 3 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 27। और फिर उसने पूछा है आगे देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम केंद्र को वर्णित किया था। कब किया था? 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा कोशिका कौन कोशिका कला के कार्य है। अब देखो, कोशिका झिल्ली के कार्य पूछ रहा है, तो कोशिका झिल्ली क्या क्या काम करती है? कोशिका के पराशरण विभव को बनाए रखती है। बिल्कुल बनाए रखती है, क्योंकि कोशिका में कौन सा आयन कम है, कौन सा आयन ज्यादा है, ये कोशिका झिल्ली ही डिपेंड कर कोशिका झिल्ली पर ही निर्भर करता है कि उनको किस आयन को अंदर लेना है, किस आयन को बाहर करना है। ठीक है, तंत्रिका संबंध में सहायता करता है। अब देखो, तंत्रिका संबंध जो लिखा हुआ है, नर्व कंडक्शन में कैसे सहायता करता है? कोशिका झिल्ली होती है, जैसे न्यूरॉन्स होती है। अब न्यूरॉन में क्या होती है? न्यूरॉन की जो झिल्ली होती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं। अब एक्सोलेमा में आपने पढ़ा हो तो उसमें पाया जाता है लीकेज चैनल, सोडियम और पोटेशियम लीकेज चैनल। अब जब वो चैनल से पोटेशियम आयन या सोडियम आयन लीक होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पोलराइजेशन पूरी स्टेप है वो वहां पर। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है किस पर? कोशिका कला पर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। अब देखो, यांत्रिक शक्ति जो प्रदान करती है ना, वो कौन करती है? वो करती है भित्ति, नोट कला, मतलब झिल्ली थोड़ी करती है। जो पादप होते हैं या जीवाणु होते हैं, उनमें जो भित्ति होती है वो करती है सुरक्षा या यांत्रिक सहारा। तो कोशिका झिल्ली का काम ये नहीं है, तो तीसरा वाला गलत हो गया। सिम्पोर्ट वो एंटीपोर्ट तंत्र को नियंत्रित करती है। बिल्कुल, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट तंत्र दोनों को नियंत्रित करती है। क्या होता है ये देखो, जैसे मान लो ये एक कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका की झिल्ली है। अब कोशिका में किसी अगर एक साथ कोई 2 आयन अंदर आ रहे हैं, जैसे एक साथ 2 आयन अंदर आ रहे हैं, या फिर ये मान लो एक साथ 2 आयन बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को तो बोलते हैं सिम्पोर्ट। अरे भाई इसमें मत देना, सिम्पोर्ट करवाने वाला नहीं है, सिम्पोर्ट है ना। और एक होता है, जैसे मान लो एक आयन अंदर गया और दूसरा बाहर आ गया, तो ये होता है रिवर्स वाला। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं एंटीपोर्ट। और ये किसकी वजह से संभव होता है? ये होता है कोशिका झिल्ली की वजह से। तो ये भी इसका काम हो गया। ठीक है, एंटीजैविक विशिष्टता प्रदान करता है। ये तो सबसे सही बात है कि जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वो सुरक्षा, मतलब सुरक्षा जीवाणु के प्रति, रोगाणु के प्रति ऐसे ही किसी को भी अंदर नहीं आने देती, वो चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है। और उसी की वजह से क्या होती है? एंटीजैविक विशिष्टता प्रदान करती है। तो ये भी सही हो गया। तो गलत कौन सा हुआ? सही पूछ रहा ना, तो 1, 2, 4 और 5 सही है। 1, 2, 4 और 5 सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो गया। अब देखो आगे आ रहा है ना समझ में? आज तो सर की स्टूडियो से ले रहा हूँ मैं, जयपुर से क्लास। ठीक है, यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना कर सकते हैं। देखो, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की पूछा है, तो किससे तुलना कर सकते हो? देखो, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति से नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका भित्ति में तो अंतर ही बहुत हो गया, दोनों की कहानी अलग है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के मीजोसोम से, बिल्कुल सही बात है, मीजोसोम से करता है। मीजोसोम क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इधर देखो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब ये जो कोशिका है ना, एक मिनट मान लो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें ये जो झिल्ली है ना, ये ऐसे करके एक अंतर्वलन सा बना लेती है, बल्ब के समान। ठीक है, एकल झिल्ली वाला ही होता है। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं? इस संरचना को बोलते हैं मीजोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही काम करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। इधर देखो, एक और चीज दी हुई, क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? जो हरित लवक होते हैं ना यूप्रोकैरियोटिक में, ऐसे ही हरित लवक होते हैं यूकैरियोटिक में, उनके ही समान संरचना किसमें होती है? प्रोकैरियोटिक में, और उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के बारे में पूछा है, मोटी होती है। बिल्कुल, कोशिका भित्ति मोटी होती है, पारगम्य भी होती है, तभी तो पदार्थ आर पार जा सकता है। हाँ, चयनात्मक पारगम्य बोलता तो गलत हो जाता, पारगम्य होती है बस। तथा निर्जीव होती है, बिल्कुल मृत होती है, निर्जीव होती है। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया।
स्टेरॉइडल हार्मोन्स का निर्माण होता है। अब देखो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते कौन कौन से हैं। देखो जितने भी सेक्स हार्मोन है ना सारे के सारे स्टेरॉइडल होते हैं, और जो बच गए ना हार्मोन, सेक्स हार्मोन और उसके अलावा जो बचे वो सब प्रोटीन प्रकृति के होता है। अब एक सिस्टम देखो, स्टेरॉइडल हार्मोन क्या होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, स्टेरॉइडल हार्मोन में होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल संगठन एक तरीके से क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरीके से लिपिड का संगठन है। ठीक है, लिपिड का संगठन है। अब लिपिड बनाता कौन है हमारे शरीर में, लिपिड बनाता कौन है, तो हमारे शरीर में बनाने वाली प्रोटीन और लिपिड बनाने वाली दो ही चीज है, वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है वो, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है RER, एक होती है SER। तो जो RER है वो रफ है, रफ का मतलब उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी प्रोटीन। और ये देखो जो SER है ना, SER क्या बनाती है, वो बनाती है लिपिड। अब SER से बन रहे हैं लिपिड, लिपिड से कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा फिर स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन। तो कहाँ से बन रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, SER से। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा ही नहीं, चिकनी अंतःप्रेरक जालिका, बिल्कुल SER यही पूछा है, ऑप्शन बी सही हो गया। खुरदरी से नहीं होगा, प्रोटीन वाले हार्मोन अगर पूछता तो खुरदरी वाला सही होता, गोल्गी गाय का सवाल ही नहीं है। ठीक है, दिए गए कोशिका अंगों के युग्म से द्विवृत्तीय आवरण, वही द्विवृत्तीय आवरण अभी जैसे मैंने बता दिया, कौन कौन से कोशिकांग है जो डबल झिल्ली से घिरे रहते हैं, कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, वो जगह पूछ रहा है। तो देखो ये होता है हरित लवक, पूरा इतना सारा हरित लवक है। अब इसमें होते हैं क्या, ऐसे सिक्के समान संरचनाएं। अब इस एक सिक्के को क्या बोलते हैं, इस एक सिक्के को बोलते हैं थाइलाकोइड, थाइलाकोइड बोलते हैं। अभी सिक्कों का पूरा अगर इस पूरी ठर्री की मैं बात करूं, पूरे जो ढेर की बात करूं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो हरित लवक के ग्रेना में। अब ग्रेना क्या है, ये पूरा समूह है। अगर ये बोलता हरित लवक के थाइलाकोइड में तो भी सही होता। और एक और चीज होती है क्या, क्वांटासोम। देखो जैसे ये एक थाइलाकोइड बनाया मैंने, ये यहाँ से एक बाहर निकाल के यहाँ बनाया, तो इसके अंदर पाए जाते हैं क्या, क्वांटासोम। और क्वांटासोम को ही क्या बोलते हैं, क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन शब्द आ सकते हैं हरित लवक के अंदर, पहला है ग्रेना, दूसरा है थाइलाकोइड, तीसरा है क्वांटासोम। तो तीनों सही हो जाएंगे, कोई सा भी लिख दे, ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखो आगे, निम्न में से गोल्जी गाय के लिए कौन सा कथन असत्य है। अब गोल्जी गाय के लिए पूछ रहा है, तो शीर्ष सतह निर्माणकारी भाग है। अब पहले तो शीर्ष सतह कौन सी होती है, निर्माणकारी से क्या मतलब है, ट्रांस सतह वैश्वीकरण भाग है, बिल्कुल देखते हैं अभी क्या होता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अच्छा पहले मैं ये दो स्टेटमेंट समझाता हूँ आपको क्या होता है। देखो हमारी बॉडी में ये होता है, हमारे सेल में ये होता है केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक हो गया। अब केंद्रक से जुड़ी होती है क्या, ईआर। ठीक है, ये ऐसी ऐसी संरचना होती है ईआर। ठीक है, अब ये ईआर जुड़ी होती है केंद्रक से। अब ईआर की साथ ही यहाँ पर एक पाया जाता है क्या, यहाँ पर ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, ऐसे गोल्जी बॉडी पाई जाते हैं। अब गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, तो ये वाली जो पार्ट है ना, ये इधर जो ईआर की साइड है जो अंदर दसा हुआ है, उसको तो बोलते हैं क्या, सीस फेज। ठीक है, और जो बाहर उभरा हुआ भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज। अब देखो होता क्या है, ये ईआर है। अब ईआर भी दो तरह की होती है, एक तो होगी RER जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, ये मैंने बना दिया राइबोसोम। ठीक है, तो ये कौन सी है, RER। और ये जो प्लेन वाली है ना, प्लेन वाली, ठीक है, जिस पर कोई भी संरचना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, SER। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया, RER क्या बनाएगी, ये बनाएगी प्रोटीन। ठीक है, RER बनाती है प्रोटीन, ये बनाएगी क्या, लिपिड।
ठीक है। अब ये लिपिड और प्रोटीन इन्होंने बना तो दिया, अब करना क्या है, अब भेजना है इनको अलग अलग जगह भेजने के लिए इनको करनी पड़ती है पैकिंग। पैकिंग से बोले तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निर्माण। ठीक है, क्योंकि निर्माण तो एक्चुअल में इनने निर्माण कर दिया, ओरिजिनल प्रोटीन और लिपिड तो बना दिया, लेकिन उसमें जो कार्बोहाइड्रेट ऐड करना है ना, क्या ग्लाइकोप्रोटीन, इसने बनाया प्रोटीन, इसने बनाया लिपिड। अब इसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बनाएगा, वो बनाएगा गोल्जी बॉडी। तो एक्चुअल में निर्माण तो वही हो रहा है। ग्लाइको का मतलब क्या है, उसमें ग्लूकोज जोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट जोड़ रहा है। तो वो शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू करता है, ये देखो ये दोनों आते हैं यहाँ से इधर से इस वाले फेज में। तो यहाँ से निर्माण शुरू होता है और धीरे धीरे गोल्जी में अंदर जाते जाते इधर से पूरे मैच्योर परिपक्व होकर ट्रांस वाले भाग से बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, शुरू कहाँ से हुआ, ट्रांस से, सिस से, और खत्म कहाँ हो रहा है, मतलब निकल कहाँ से रहा है, ट्रांस से। तो अब यही चीज है, सिस सतह निर्माणकारी भाग होती है, बिल्कुल होती है, जब भी तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, आगे देखो, ट्रांसफर व्यस्तीकरण मतलब मैच्योरेशन वाला पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। हाँ की थी, 1898 में की थी, जब उसने केंद्रक के समय गहरे अभिरंजक ताराकृत संरचनाओं को देखा। अब देखो, केंद्रक के समय गहरे अभिरंजक ताराकृत संरचनाएं, तो कौन कौन सी है ताराकृत संरचनाएं गहरी अभिरंजित, ईआर होती है। गोल्जी बॉडी की खोज तो गोल्जी अपैरेटस के रूप में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है ना, इसका प्रमुख कार्य पैकेजिंग तथा पदार्थों का श्रावण होता है। तो तीसरा वाला भी सही है। ऊपर के, अगर ये आपको सही से याद नहीं है तो ऊपर के तीनों तो कार्य में विशेषता दर्शाता है, तो इस वजह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो किससे है, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग को युग्म को निम्न में से कौन सा कोशिका अंग को युग्म को आदिम प्रोकैरियोटिक माना जाता है। इसमें द्विकला आवरण, स्वयं का डीएनए तथा प्रोटीन, सेम वही क्वेश्चन है, अभी 2 बार पूछ लिया मैंने, वही द्विकला आवरण। द्विकला आवरण मतलब डबल झिल्ली वाला। अब इसमें इस बार ऑप्शन बदल दिया, पहले हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया था, इस बार कर दिया क्या, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, देखते हैं टिक करने वाले जो टाइम बचाएंगे आपका। ठीक है, आगे देखो, मध्यवस्था गुणसूत्र में होता है, इन मिड फेज में होता है। क्या होता है मध्यवस्था, क्या होती है, देखो जो गुणसूत्र होते हैं ना, ऐसा मान लो ये गुणसूत्र है। ठीक है, ये गुणसूत्र मान लो, बीच में इसका सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, ये गुणसूत्र दो ही बना देता हूँ मैं एक सेल के अंदर। ठीक है ना, ये इनका सेंटर हो गया। अब ये क्या होता है, ये एक प्लेट, ये बीच में सेंटर में आ जाता है और इनसे बन जाती है क्या, मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट बन जाती है मध्यावस्था में गुणसूत्र में। अब पूछ क्या रहा है इनमें क्या क्या होता है, तो देखो सबसे पहले 2 काइनेटोकोर्स। अब काइनेटोकोर्स क्या होती है ये चीज समझो पहले तो। देखो ये जो सेंट्रोमियर है ना, मतलब गुणसूत्र बिंदु जो है ना, इसको दोनों तरफ से ऐसा ऐसा डिस्क लगी होती है। ठीक है, दोनों तरफ एक एक डिस्क लगी होती है। अब ये डिस्क क्या काम आती है, देखो अब जब अगली अवस्था आएगी तो ये गुणसूत्र पृथक होंगे। पृथक होने के लिए यहाँ पर इनको यहाँ से अलग करने के लिए यहाँ होते हैं क्या, तारक के सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है ना, अब ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, तंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं, जो जुड़ते हैं किससे, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर से जुड़ गए तो इनसे खींचने में आसानी रहेगी। तो दोनों साइड 2 स्पिंडल फाइबर होती है, तो दोनों साइड काइनेटोकोर होती है। तो अब कितनी काइनेटोकोर होती है, एक में, देखो एक में कितनी काइनेटोकोर है, 2 है, तो बिल्कुल 2 काइनेटोकोर सही है। ठीक है ना, अब देखो अगला देखो 4 टीलोमियर। अब टीलोमियर किसको बोलते हैं, ये जो निकल रही है ना, ये जो तितलियों के जैसे पंख निकल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर। तो 1 2 3 4 गुणसूत्र खंड हो गए, जिसको इंग्लिश में टीलोमियर बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है। एक गुणसूत्र बिंदु जो ये बीच में बन रहा है ना येलो कलर का, ठीक है ना, ये अब कलर चेंज हो गया तो ये 1 होता है। तो तीनों चीजें सही है, तो सभी इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको हर टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक ऑप्शन इतने शानदार तरीके से समझ में आ जाना चाहिए ना, आ जाना क्या चाहिए, आप खुद ही इतना तैयार करो ना कि आपको सब चीजें इस तरीके से याद हो जाए। देखो हिस्टोन प्रोटीन है, अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है। हिस्टोन प्रोटीन सदैव सारी होता है, सदैव अम्लीय होता है। ये अब ये देखो, ये है एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन कैसे, देखो सबसे पहले तो आपने ये पता होगा कि हिस्टोन प्रोटीन जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है 2 अमीनो एसिड। कौन कौन से, एक तो होता है लाइसिन, ठीक है, और एक होता है क्या, आर्जिनिन। ठीक है,
एक तो होता है लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन। अब देखो ये जो दोनों अमीनो एसिड होते हैं ना, जिनकी वजह से हिस्टोन धनात्मक होता है, हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो डीएनए नेगेटिव होता है, हिस्टोन पॉजिटिव होता है, जब तो पैकेजिंग हो पाती है। तो हिस्टोन पे जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आया कहाँ से? ये आया है लाइसिन और आर्जिनिन, इन दो अमीनो एसिड की वजह से। और ये दोनों अमीनो एसिड कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन कौन सा प्रकृति का हो गया? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, आगे समझ में, ये यहाँ से है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, कोशिका में फेगोसोम्स का बनना किसका परिणाम है? ठोस पदार्थों का त्याग, तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण। चलो समझते हैं इसको। देखो फेगोसोम्स क्या होता है? पहली बात तो दो चीजें होती है, एक तो होती है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना? मेरी स्पेलिंग पर मत जाना, मैं यहाँ दिखता नहीं है, एक्चुअल में बात तो ये है ना। एक होती है पिनेकोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, ठीक है ना? अब देखो होता क्या है, दो चीजें होती है। जैसे मनुष्य क्या करता है? दो ही काम करता है, या तो खाना खाता है या पानी पीता है। ऐसे कोशिका भी दो ही काम करती है। एक तो होती है सेल ईटिंग, मतलब कोशिका कुछ खा रही है तुम, ठीक है ना? और एक क्या होती है? एक होती है सेल ड्रिंकिंग, मतलब कोशिका कुछ पी रही है। पीने का मतलब सारा पीना है कि नहीं होता, ठीक है ना? पीने का मतलब है यहाँ कुछ लिक्विड दे रही है ना, और यहाँ कुछ सॉलिड दे रही है। अब देखो जब फेगोसाइटोसिस की क्रिया होती है ना, तो ये जो कोशिका होती है ना, ये किसी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लेती है। जब ये अपने अंदर लेती है ना, अपने अंदर लेती है, तो इसके चारों ओर ये झिल्ली का ये कवर बन जाता है। इसके अंदर आते ही ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेगोसोम्स। अब ये पूछ रहा है कि कोशिका में फेगोसोम्स का बनना किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? कोशिका ने ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण किया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। देखो ठोस पदार्थों का त्याग नहीं, ठोस पदार्थों का त्याग तो त्याग से फेगोसोम बन ही नहीं रहा। तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण, तरल पदार्थों के अंतर्ग्रहण से पिनेकोसाइटोसिस होता है, फेगोसोम का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है, और तरल पदार्थों का त्याग भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है? देखो अब आगे, दो पास स्थित पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनाए रखी जाती है। अब दो कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाएं। अब जंतु कोशिकाओं में तो क्या होता है? कोशिका झिल्ली आपस में सटी रहती है, तो कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। अब पादप कोशिकाओं में क्या होता है? ऐसे जैसे दो पादप कोशिकाएं, ठीक है ना? ऐसे मान लो ये दो पादप कोशिकाएं, ठीक है ना? अब इनके बीच में क्या होता है? पादप कोशिकाएं किससे घिरी रहती है? कोशिका भित्ति से। तो ये जो मैं दूसरा वायलेट कलर से बना रहा हूँ, ये कोशिका भित्ति है। अब इसमें यहाँ पर एक जोड़ पाया जाता है दो कोशिकाओं के बीच में, ठीक है ना? ठीक है। अब ये जो नली सा बन गया ना बीच में, ये जो दो कोशिका, देखो झिल्ली तो यहाँ पूरी पैक हो रही है, इसके अलावा क्या बच रहा है? इसके अलावा जो बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है? इस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। और इसका एक दूसरा नाम क्या है? डेस्मोड ट्यूबुल्स, ठीक है ना? तो दोनों कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनाए रखने का कारण क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा या फिर डेस्मोड ट्यूबुल्स, ठीक है ना? देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली की तुलना में अधिक पारगम्य होती है। क्यों? कारण देखो, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से पतली होती है। देखो पतला मोटा होना पारगम्यता पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टी अनुपस्थित होता है। क्रिस्टी की वजह से नहीं होती है, क्योंकि इसमें पोरिन्स पाए जाते हैं। देखो यहाँ कारण है एक्चुअल में पोरिन्स। अब पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स कुछ विशेष प्रोटीन्स होते हैं जो किसी आयन को अंदर बाहर ले जाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। क्या है? पोरिन क्या है? कुछ प्रोटीन के आयन है, मतलब प्रोटीन के अणु है जो किसी भी आयनों का किसी भी पदार्थों को अंदर बाहर ले जाने के लिए लाइक एज अ ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से क्या हुआ? पारगम्यता ज्यादा होगी। किस कारण से? पोरिन्स की। तो ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है ना? अगला देखो, तारक केंद्रों में अरेडियल जो रेडियल स्पोक होते हैं, परिधि सूत्र को सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ते हैं। देखो तुमने साइकिल का पहिया देखा होगा, ठीक है? ऐसा साइकिल का पहिया होता है, ठीक है ना? अब इसमें यहाँ बीच में पाई जाती है छड़, ठीक है ना? अब छड़ से यहाँ पर ऐसे ना, ऐसे तार लगे रहते हैं, ठीक है ना?
बचपन में साइकिल चलाई होगी तो खूब पता होगा। जब ये तार टूट जाते थे ना तो हम साइकिल की दुकान पे जाते थे, उनसे बोलते थे भैया मेरा स्पोक टूट गया। क्या बोलते थे? इसको स्पोक बोलते हैं, ठीक है ना, स्पोक बोलते हैं। अब ऐसा ही तारक केंद्र होता है, इसमें बीच में एक धुरी होती है और बाहर परिधीय तंतु होते हैं, ठीक है, परिधीय ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब उनमें क्या है, ये रेडियल स्पोक, जो ये रेडियल स्पोक है ना, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है, ये जो धुरी है ना, इससे परिधि के प्रोटीन को या परिधि में जो भी स्ट्रक्चर है उसको जोड़ना। तो देखो कि कारक केंद्रों के अरीय दंड परिधीय सूत्रकों को या सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ते हैं। किससे जोड़ रहे हैं? केंद्रीय धुरी से। किससे जोड़ते हैं? केंद्रीय धुरी से, ठीक है ना। देखो आनुवांशिकता के नियंत्रण में केंद्रक का महत्व है तथा यह तथ्य किस पर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। देखो एक वैज्ञानिक था हेमरलिंग, ठीक है ना, क्या नाम था उसका? हेमरलिंग ही था, हाँ, ठीक है ना। उसने क्या किया? उसने एक शैवाल लिया, हरित शैवाल। कौन सा? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया खूब बड़ा शैवाल है, मतलब एक एकल कोशिकीय बड़ा शैवाल है जिसमें केंद्रक भी बहुत बड़ा होता है। तो इसने क्या किया? ये शैवाल लिया, इसका केंद्रक उठाया और साइड में रख दिया और शैवाल को काम करने लगा। अब शैवाल में इसने कुछ वृद्धियां कराई, ठीक है ना, मतलब शैवाल को इसने कुछ चीजें प्रोवाइड करवाई ताकि उसमें परिवर्तन आ जाए। तो एक शैवाल में इसने परिवर्तन ला दिया। अब ये चाहता है कि वो परिवर्तन अगली पीढ़ी में चले जाए, ठीक है ना। तो इसने पहले क्या किया? केंद्रक निकाल लिया। अब उसका अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करवाया। तो केंद्रक जब बाहर निकाल लिया तो स्थानांतरण तो होगा ही नहीं होगा ना। तो ऐसे करके इसने पता किया, मतलब इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें कभी क्या बाहर निकाल दिया, कभी क्या बाहर निकाल दिया। तो जब इसने केंद्रक बाहर निकाला ना तो इसको एक्चुअल में पता चला कि आनुवंशिकता का कारण क्या है? केंद्रक में कुछ पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये किसने किया था? एसिटाबुलेरिया पे किया था, हेमरलिंग ने किया था। आनुवंशिकता के नियंत्रण में केंद्रक का महत्व, ठीक है ना। गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से कुछ हटकर जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा बनती है कहलाती है सब मेटा सब मेसोसेंट्रिक। देखो गुणसूत्र जो बिंदु होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोमियर जो होते हैं ना, उसकी स्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से? एक तो होते हैं मेटासेंट्रिक, एक होती है सब मेटासेंट्रिक, मीजोसेंट्रिक, सब मीजोसेंट्रिक या मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक, है ना। एक होता है एक्रोसेंट्रिक, एक होता है टीलोसेंट्रिक। देखो मेटासेंट्रिक में क्या होता है? जैसे ये गुणसूत्र है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच सेंट्रोमियर होता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर होता है, नीचे वाली भुजा ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है ना, ऐसा मान लो, ठीक है ना। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? बिल्कुल शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर, जैसे मान लो ये यहाँ पर ऐसे गुणसूत्र हो गए, ये ऐसे यहाँ पे, सब मेटासेंट्रिक से भी ऊपर, है ना। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टॉप पर होता है, ये यहाँ पर होता है, ठीक है ना। ऐसे चार स्ट्रक्चर बनती है, ये अलग अलग शेप है, आई शेप, एल शेप, जे शेप, ठीक है ना। देखो तो कौन सा आ गया? सब मीजोसेंट्रिक। अब मिलान करना, मिलान करो भाई, मिलान करो। सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं किस में होती है? कशाभिकाओं में होता है, बिल्कुल। न्यूक्लियोप्लाज्मिन, प्लाज्मिन से देखो ना, झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मिन के अंदर झिल्ली होती है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका का केंद्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड ही तो बोलते हैं, तो न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है? स्टोन से बनी हुई संरचना है जो डीएनए के पैकेजिंग के समय बनती है। तो क्या क्या है? एक में डी, दो में ए, एक में डी, दो में ए, तीन में बी। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है, सिंपल है ये तो। कोशिका के सभी गुणसूत्र एक तरफ तथा केंद्रक झिल्ली के साथ संलग्नित होते हैं, ऐसा देखा जाता है। कौन सी अवस्था में देखा जाता है? इलेक्ट्रोटीन अवस्था में देखा जाता है, जब कोशिका के सभी गुणसूत्र एक तरफ आ जाते हैं और कोशिका झिल्ली के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। परागकण में डीएनए की कितनी मात्रा होगी? यदि मात्र कोशिका G2 प्रावस्था से 32 पिकोग्राम डीएनए उपस्थित है। अब देखो आपको ये पता होगा कि एक जो पराग मात्र कोशिका दी हुई है ना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल, पीएमसी बोलते हैं। एक पीएमसी से कितने परागकण बनते हैं? एक पीएमसी से बनते हैं क्या? 4 परागकण। कितने बनते हैं? 4 परागकण,
ठीक है ना। अब इसने दिया हुआ है एक पोलन मदर सेल जिसमें कितनी मात्रा है 32 पिकोग्राम, ठीक है ना। 32 पिकोग्राम मात्रा है। अब एक चीज बताओ, इसने ये दे रखी है G2 प्रावस्था। अगर ये G1 देता प्रावस्था तो हमें ये पता है कि G1 के बाद S फेज आता, S फेज में डीएनए दुगना हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद G2 आता, फिर जाके बनती। अब इसने ऑलरेडी G2 में दिया हुआ है, मतलब पहले जो डीएनए था उससे तो ज्यादा ही हो गया ये, मतलब रेप्लिकेशन तो ऑलरेडी हो गया, तो अब बनने का तो चांस है ही नहीं। तो 32 पिकोग्राम है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 32। अब इस 32 से बनेंगे कितने 4, इस 32 से 4 बनेंगे तो हर एक के पास कितना है 32 से अगर 4 बन रहे तो हर एक के पास कितना है 832। तो हर एक जो परागकण है उसमें डीएनए की मात्रा कितनी होगी 8 पिकोग्राम, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, फिजिक्स के साथ मैथ्स, सॉरी बायोलॉजी के साथ मैथ्स, फिजिक्स नहीं। जीन विनिमय के बीच में होता है। अब देखो जीन विनिमय जो क्रॉसिंग ओवर पूछ रहा है ना, वो उनके बीच में क्या 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 होता है। समजात गुणसूत्रों के संतति गुणसूत्र, क्रोमेटिड, होमोलोगस। अब देखो यार तुम खुद भी ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो क्या तो होमोलोगस है, क्या हेटेरोलोगस है, कौन सा क्रोमेटिड है, कौन सा सिस्टर क्रोमेटिड है, कौन सा डॉटर क्रोमेटिड है। तो इधर देखो, पहले तो चार चीजें समझो। देखो दो गुणसूत्र ले रहा हूँ मैं, है ना, दो गुणसूत्र ले रहा हूँ। जैसे ये एक तो येलो कलर का है, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया, ठीक है। एक ये वाला मैंने ले लिया। देखो ये मान लो कि लंबाई का गुणसूत्र है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल टी मान लो, और ये भी है तो लंबाई का, लेकिन ये लंबेपन का है, ये पौनेपन का है, ठीक है ना। एक ही ले लिया मैंने। इधर देखो दूसरा ले लो। फिर मैं दो गुणसूत्र और ले रहा हूँ, ले लिए भाई मैंने, ठीक है ना। इस बारे मैंने लंबाई के लिए, इस बारे मैंने आंखों के रंग के लिए, ठीक है ना। तो ये ब्राउन हो गया, एक ब्लैक हो गया, तो कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ये तो बीबी हो गया, अब ये स्मॉल बी भी हो गया, ठीक है। मतलब एक प्रभावी हो गया, एक अप्रभावी हो गया, लेकिन है तो एक ही लक्षण के लिए ना, एक ही लक्षण के लिए। अब देखो जो सेम कलर के ना, वो क्या है, वो एक लक्षण के ही है, ठीक है ना। मतलब दोनों एक ही लक्षण निर्धारित करता है। तो ये आपस में क्या हो गया, ये हो गया आपस में समजात, एक ही जात के, एक ही घर के, ठीक है ना। तो ये कौन से है होमोलोगस, और ये दोनों भी आपस में क्या है होमोलोगस। लेकिन मैं अगर अब बात करूं कि एक तो मैंने लंबाई का उठा लिया, एक मैंने आंखों के रंग का उठा लिया, अब दोनों क्या है आपस में हेटेरोलोगस है, ठीक है ना। एक समान नहीं है, अब अलग अलग है, क्योंकि एक लंबाई का हो गया, एक आंख का हो गया। तो ये दोनों तो आपस में क्या है होमोलोगस है, ठीक है ना। अब इन दोनों की मैं बात करूं तो ये क्या है हेटेरोलोगस, है ना, ठीक है ना। अब होमोलोगस हेटेरोलोगस की तो पिक्चर मतलब फ्लो हो गई, अब समझ में आ गया हमें क्या होमोलोगस है क्या हेटेरोलोगस है। अब देखो काम की बात फिर से आती है। एक तो होता है सिस्टर क्रोमेटिड, या एक होता है डॉटर क्रोमेटिड, ठीक है ना। या फिर सिंपल देखो आप तो कि ये जो गुणसूत्र है ना, ठीक है ना। अब इसकी एक तो ये बुझाओगी, अब इसकी एक ये बुझाओगी। अब इन दोनों का ओरिजिन क्या है, एक ही सेंट्रोमियर है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे इन दोनों को, ये जो मैंने बनाई है ना स्काई ब्लू कलर से, ये दोनों आपस में क्या है सिस्टर। क्यों, क्योंकि ये एक ही जगह से हुई है, सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखो अब मैं अलग ले रहा हूँ, अलग कौन सा ले रहा हूँ। अब देखो मैं ये लाल कलर का पेन ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक तो ले ली ये वाली, ठीक है ना, एक ले ली ये वाली। अब मैं इन दोनों की जो लाल दिख रही है ना, इन दोनों की अगर मैं आपस में बात करूं तो ये दोनों का ओरिजिन अलग अलग सेंट्रोमियर से होता हुआ है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर पूछ रहा है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये दोनों गुणसूत्र है, ठीक है ना, या फिर ये दोनों आपस में। पहली बात तो क्रॉसिंग ओवर किन किन के बीच होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है समान गुणसूत्रों के बीच में। समान मतलब होमोलोगस गुणसूत्रों के बीच में। तो एक तो होमोलोगस आएगा, ठीक है ना। तो इधर देखो इसमें क्या है होमोलोगस है, बिल्कुल ये आ सकता है। इसमें क्या है, इसमें भी होमोलोगस है, ये भी आ सकता है। इसमें हेटेरोलोगस है, तो ये तो गलत हो गया।
इसमें भी 8 होमोलोगस है, तो ये तो गलत हो गया। अब बच्चे ऑप्शन ये दो। अब देखो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कैसे समझेंगे। जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे एक तो ये भुजा है, ठीक है ना, इधर लेता हूँ मैं, अलग से बनाता हूँ। एक तो ये भुजा है, इस वाले की ये भुजा ले ली मैंने, और इस वाले की ये वाली भुजा ले ली, ठीक है ना। एक की तो ये ले ली, एक ही ये ले ली। ये वाले पार्ट एक दूसरे में ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैपिंग करके अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो कौन से वाले हैं, अब ये देखो ना, ये एक अलग का है, ये एक अलग का है। अलग का मतलब नॉन सिस्टर वाला है, ठीक है ना। एक तो इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो ये दोनों क्रोमेटिड कौन से, नॉन सिस्टर, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया ना किस किस के बीच में हुआ, होमोलोगस है, लेकिन देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पर डॉटर क्रोमेटिड कोई क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला, कि होमोलोगस भी है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड भी है। लेकिन अब से गलत नहीं होगा, मुझे ये उम्मीद है तुम लोगों से, ठीक है ना। अब देखो आगे, देखो लैंगिक जनन प्रदर्शित करने वाली जातियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण स्थिर बनी रहती है। अब देखो गुणसूत्र जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य में आज से खूब साल, लाखों करोड़ों साल पहले जब मनुष्य का विकास हुआ, जब भी 46 ही गुणसूत्र है और आज भी 46 ही गुणसूत्र है। अब ये इतना कांस्टेंट कैसे रह रहा है। अब कांस्टेंट रहने का एक ही कारण है जो आपको और मुझे सबको पता है, वो क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की हमारे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी कैसे हो जाती है, जैसे मान लो कि हम में 46 गुणसूत्र है, ठीक है ना, ये नर होगी, ये मादा होगी। अब दोनों में 46 गुणसूत्र हो गए। अब इनसे जब युग्मक बनेंगे, अगर विभाजन समसूत्री होता है, मान लो मैं समसूत्री मान लेता हूँ, समसूत्री विभाजन करा दिया हमने, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन क्या, तो इसमें भी 46 गुणसूत्र आ गए, इसमें भी 46 गुणसूत्र आ गए। अब ये दोनों जब क्रॉस होगा, ये दोनों जब मिलेंगे, तो 46 तो कितने हो जाएंगे, 6 6 12, 4 4 8 8 और 1 9, तो ये कितने हो जाएंगे, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब अगर मान लो एक में 92 हो गया, अब अगली नर में भी 92 हो गया, फिर 92 मिलेंगे, तो वो तो 180 के पार चले जाएंगे ना। तो समसूत्र तो हो ही नहीं सकता। अर्धसूत्र में क्या है, अब अर्धसूत्र में समझो, जैसे ये 46 थे, ये भी 46 थे, अब यहाँ से मिले कितने, 23, यहाँ से भी मिले कितने, 23। तो अब जब अगली पूरी जाएगी तो फिर से शुरू कितने हो जाएंगे, 46 शुरू हो जाएंगे, और इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। अब देखो आगे, जब एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो पुत्री कोशिकाओं का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, अब समझो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअल में कोशिका विभाजन का कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन का मेन कारण जो माना जाता है ना, वो माना जाता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या है कि कोशिका का जो केंद्रक है ना, उसका नियंत्रण होता है पूरी कोशिकाओं के ऊपर, और कोशिका द्रव्य पर, ठीक है ना। तो जब कोशिका केंद्रक के नियंत्रण से बाहर हो जाती है ना, तब होता है क्या, कोशिका विभाजन। अब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसे लिखते हैं, देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लिखने का मतलब है कि केंद्रक का आयतन, क्या बोला मैंने, केंद्रक का आयतन और एक क्या, कोशिका द्रव्य का आयतन, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म लिखता हूं मैं, साइटोप्लाज्म का आयतन। अब इन दोनों का जो आयतन है ना, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब देखो ये कब बिगड़ेगा, जब जैसे मान लो कि मदर मान लेता हूं मैं, मदर सेल, ठीक है ना। मदर सेल में कितना हो गया कि कोशिका का जो आयतन है वो मान लेता हूं मैं 10, अब ठीक है ना। अब कितने तक ये कंट्रोल कर लिया, चलो अपन ने मान लिया कि 10 तक ही कंट्रोल कर सकता है। अगर 10 साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी 10 तक है तो ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर इसने ये साइटोप्लाज्म का आयतन भी 10 है, तो KI कितना हो गया, इसका KI हो गया 1। अब मान लो ये 10 से बढ़ गया, ठीक है ना। अभी 10 तक तो कंट्रोल कर सकता है, अब ये 10 से बढ़ गया, अब किसी को कोशिका में ये 10 से बढ़ गया, अब मैंने कर दिया इसको 20। तो अब कोशिका होगी क्या, अब कोशिका होगी मतलब कोशिका होगी क्या, केंद्र के कंट्रोल से बाहर। अब केंद्र के कंट्रोल से बाहर कोशिका होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा विभाजन। तो अब देखो KI कितना हो गया, 1 बटा 2 का मतलब 0.5 हो गया, ठीक है ना। KI कितना हो गया, 0.5 हो गया। अब जब विभाजन करेगी, जैसे मान लो ये मदर कोशिका है, अब मदर कोशिका का KI कितना है, 0.5, तभी इसको विभाजन करने की जरूरत पड़ी। अब जब ये विभाजन कर लेगी तो वापस से देखो केंद्र का आयतन कितना हो जाएगा, 10, और कोशिका का आयतन कितना हो जाएगा, 10, तो वापस कितना हो गया, 1, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ज्यादा है, देखो
केरोप्लाज्मिक इंडेक्स मात्र कोशिका से कम होता है। मात्र कोशिका में कितना है 0.5, तो ये कितना है 1, तो ये तो ज्यादा हुआ, कम नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। मात्र कोशिका के बराबर होता है, नहीं होता है, मात्र कोशिका के बराबर नहीं होगा। तो फिर अगर मात्र कोशिका के बराबर ही इंडेक्स रहा तो फिर कोशिका विभाजन करने का मतलब ही क्या हुआ, नियंत्रण में तो वैसे ही नहीं है। मात्र कोशिका से अधिक होता है, बिल्कुल मात्र कोशिका से अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, आ गया ना केरोप्लाज्मिक इंडेक्स समझ में। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, ठीक है, आप पढ़ो क्वेश्चन। देखो इनमें से कौन स्लाइम लेयर बनाता है। अब देखो स्लाइम लेयर कहाँ से आ गया। एक चीज होती है जीवाणु में क्या, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है ना। अब ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है, इधर देखो, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, जो जीवाणु होता है ना, ठीक है ना, या फिर जो जीवाणु होता है ना, अब जीवाणु के बाहर एक आवरण होता है, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जीवाणु के बाहर का आवरण, अगर जीवाणु को सुरक्षा करनी है या विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करना है तो वो क्या करता है, उस आवरण को कठोर कर लेता है। क्या कर लेता है, कठोर, ठीक है ना। तो ये जो कठोर वाला आवरण है ना, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है ना। और एक और कंडीशन होती है, जब जीवाणु अच्छी कंडीशन में है, उसको किसी पदार्थ को अंदर लेना है या किसी भी चीज को अंदर लेना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कोशिका भित्ति है उसको ढीला करना पड़ेगा। अब जब वो ढीला करता है ना, ढीला करता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, है ना, स्लाइम लेयर। अब देखो ये जो कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है ना, ये किसके परिणाम स्वरूप है, ये है ग्लाइकोकेलिक्स के परिणाम स्वरूप। ग्लाइकोकेलिक्स जब कठोर होता है तो कैप्सूल कहलाता है, ग्लाइकोकेलिक्स जब ढीला पड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो ओवरऑल बात क्या होगी, इनमें से कौन स्लाइम लेयर बनाता है, ग्लाइकोकेलिक्स बनाता है, ठीक है। आ गया ना समझ में। देखो अब वापस से कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, मिलाओ साहब। सेल्यूलर एक्सटेंशन क्या बोलते हैं इसको, कोशिका अति उभार, कोशिका की अतिवृद्धि। अब देखो सूडोपोडिया, कूटपाद जो बोलते हैं, अमीबा जब गति करता है, अमीबा जब गति करता है तो कैसे गति करता है, उसकी कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली को ऐसे करके फैला लेता है, तो एक्स्ट्रा संरचना बन जाती है। जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है ना, इसको फूड लेना है, तो ये क्या करेगा, इस फूड की तरफ पहले तो ऐसे करके ना ऐसे वृद्धि करेगा, तो ये जो आगे जो वृद्धि होगी इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, आवासीय कूटपाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो अति उभार क्या हो गया, यहाँ तो मिल गया क्या, एक में एक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स, ये क्या होते हैं, देखो मायोनीम्स होते हैं, ठीक है, मायोनीम संकुचनशील तंतु, ठीक है ना। तो किससे बनता है, मायोनीम से बनाता है। शॉर्ट हेयर लाइक ऑर्गेनेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, जो छोटे छोटे संरचनाएं होती है जो अवशोषण में काम आती है, या फिर उसमें अपनी हाथ में भी होती है अंदर, मतलब उनको क्या बोलते हैं, वैसे सीलिया बोलते हैं। विप-लाइक ऑर्गेनेल्स, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं, विप-लाइक, ठीक है ना, बहुत लंबे, विप का मतलब लंबे लंबे। तो एक में 1, बी में 2, सी में 3 और इसमें 4, 1 2 3 4, तो ये तो सीधा है, ठीक है ना। अब देखो आगे, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरफेरॉन। अब सबसे पहली बात तो 2-3 बार हो गया, ये इंटरफेरॉन जो होते हैं ना, वो कैंसर के उपचार में कैसे काम आते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरॉन क्या है, कैंसर के उपचार में कैसे काम आते हैं, तो इधर समझो। कैंसर कोशिकाएं जो होती है ना, कैंसर कोशिकाएं क्या करती है, ये कैंसर कोशिकाएं, अब कैंसर में क्या होता है, तेजी से होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है ना, तो सेल डिवीजन करने के लिए इन कोशिकाओं को चाहिए बहुत सारा ब्लड मतलब पोषक तत्व, जिनको डिवीजन के समय संरचना की जरूरत होती है। तो ये क्या करती है, ये बनाने लग जाती है क्या, बहुत सारी रक्त नलिकाएं बनाने लग जाती है, ये सेल्स बनाने लग जाती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस या एंजियोटेंसिन। ब्लड वाहिकाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, इसको एंजियोजेनेसिस या एंजियोटेंसिन ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मतलब क्या है, कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई होने के लिए ये बहुत सारी रक्त नलिकाएं निर्माण करती है। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये रक्त नलिकाओं को इनको बनने नहीं देता। तो एक तो क्या हो गया, रक्त नलिकाओं को बनने नहीं देता। दूसरी बात,
कैंसर में क्या होता है, जब कोशिकाएं बहुत तेज तेज विभाजन करती है ना, ये इंटरफेरन उनको रोक देता है। कैसे रोकता है? इंटरफेरन क्या होता है? ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन, टीआईपी एक शॉर्ट में बोलते हैं, उसको स्रावित मतलब उसको स्रावित करता है ना। ये इंटरफेरन ही है एक तरीके से स्राव करता है, जिससे जो आसपास की कोशिकाएं होती है ना, ये क्या करती है, जो सेल डिवीजन के लिए आवश्यक जो प्रोटीन है ना, वो बना ही नहीं पाती है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाती है, तो इंटरफेरन वैसे भी रोक लिया। तीसरी चीज, जहां पर इंटरफेरन का स्राव होता है ना, वहां पर एंटीबॉडीज जो है ना, वो तेजी से अटैक करती है, तो वो उनको वैसे ही नष्ट कर देती है। तो ये सब मिला के क्या हो गया, ये कैंसर को रोकने में मदद करती है। ठीक है, आगे समझना। तो क्या आंसर हो जाएगा? इंटरफेरॉन। असत्य मिलान का चयन कीजिए। पारजीनिक चूहे पोलियो का टीका, बिल्कुल जो पारजीनिक चूहे होते हैं ना, उन पर परीक्षण किया जाता है पहले इंसानों को लगाने वाले टीकों का। ठीक है ना। रोजी गाय अल्फा लेक्टा एल्बुमिन जीन, देखो जो गाय थी उसमें उनके दूध में अल्फा लेक्टा एल्बुमिन की मात्रा कम होगी, तो वहां पर उसको डाल दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए प्रोब जीन थेरेपी। अब देखो यार, जीन थेरेपी तो क्या है? एक उपचार है, ठीक है ना, जिसमें जो खराब जीन होता है ना, उसको बदला जाता है, खराब जीन को रिप्लेस किया जाता है। और यहाँ लिखा हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। तो ये जो टर्म है ना सिंगल स्ट्रैंडेड वाली, अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए तो कहाँ काम आते हैं? काम आते हैं ये जांच में। किसमें आते हैं? जांच या बोलते हैं डायग्नोसिस में, है ना। डायग्नोसिस में काम आता है। डायग्नोसिस में कैसे? जैसे एक डीएनए है, अब डीएनए का कुछ अनुक्रम है, अब उसमें अनुक्रम में बदलाव हो गया, तो कुछ खराबी आएगी। अब बदलाव की जांच कैसे करेंगे? देखो इनका पूरक एक डीएनए होता है या आरएनए होता है, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। इसको भेजते हैं, ये जाकर यहाँ अगर चिपक जाता है तो डीएनए बिल्कुल सही है ना, डीएनए में कोई बदलाव नहीं है। अब अगर ये जाकर नहीं चिपकता है, तो इसका मतलब डीएनए में कुछ परिवर्तन हो गए हैं, तो इससे क्या पता लगा कि डीएनए में विकार हो गया। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड वाला तो क्या है? डायग्नोसिस में काम आता है, विकार में काम आता है। जबकि जीन थेरेपी तो क्या है? एक्चुअल में उपचार है कि जो जीन खराब हो गया ना, उसको बदलना, रिप्लेस करना। ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, आगे देखो। GEAC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजियल कमेटी, ठीक है, निर्णय लेती है। किसका लेती है? जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड अनुसंधान की वैधानिकता के बारे में, बिल्कुल जन सेवाओं के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड जीवों के सन्निवेशन की सुरक्षा के बारे में, बिल्कुल सही है। बायो पेटेंट की वैधानिकता के बारे में, बिल्कुल सही है। तो ये तो एक संस्था है जो क्या क्या काम करती है, वो काम दिया गया है। तो यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मधुमेह रोगियों को इंसुलिन मुक्त द्वारा क्यों नहीं दिया जाता है? बिल्कुल सही बात है। क्यों परेशान होते हैं? क्यों इंसुलिन के इंजेक्शन बोतल ऐसे लगाते रहते हैं? डायरेक्ट सीधी गोली बनाओ, खाओ, मस्त रहो, है ना। लेकिन क्यों नहीं किया जाता है? अंदर समझो। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। हार्मोन कौन से नेचर के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के या पेप्टाइड प्रकृति के। अब अगर प्रोटीन या पेप्टाइड को आप अगर मुंह से लोगे, क्या प्रोटीन या पेप्टाइड बोल दूं, ठीक है ना। अब इसको मुंह से लोगे, तो हम जब मुंह से खाना खाते हैं, तो खाना कहाँ जाता है? हमारे पेट में, आमाशय में, इनमें जाता है। तो इनमें क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। अब वो एंजाइम क्या करेंगे? जब भी ये प्रोटीन या पेप्टाइड को देखेंगे, तो उनको तोड़ने लग जाएंगे। अब उनको थोड़ी पता है ये दवा है कि खाना है, उनके लिए तो जो पेट में गया उन सबका पाचन है। तो अगर इंसुलिन को मुंह से लेंगे, तो जो पाचन तंत्र है उसको पचा देगा, और पचा देगा तो इंसुलिन टूट जाएगा। इंसुलिन टूट जाएगा तो मतलब क्या है? लेने से इंसुलिन का पाचन हो जाएगा। तो देखो क्या है, इंसुलिन स्वाद में कड़वा होता है, नहीं, कड़वे की वजह से कोई दवाई लेना बंद नहीं की जाती, क्योंकि कुछ गोलियां भी तो बहुत कड़वी होती है, तो इनको भी लेते हैं। ठीक है, इंसुलिन एक पेप्टाइड है, बिल्कुल इंसुलिन एक पेप्टाइड है, प्रोटीन का बना होता है, जिसका पाचन आसानी से हो सकता है अगर वो आमाशय में, मुंह के अंदर गया तो। ठीक है ना। इंसुलिन यदि मुख द्वारा दिया गया ये सब फालतू बात है। फिर एक मेन रीजन मैंने बता दिया कि पाचन हो जाएगा, वही सही है। ठीक है ना। देखो निम्नलिखित में से प्रोटीन के लिए कौन सा ट्राइजीन कोड है जो मक्का छिद्र को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है? देखो ये ट्राइजीन के 3 कोड तो याद कर ही लेना आप, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कौन से दिए हुए? जो क्राई फर्स्ट एसियस, क्राई सेकंड ए बी है ना, ये तो क्या है? इसको तो जाना जाता है कपास छेदक, है ना, कपास छेदक के नाम से।
और ये जो है ना ट्राइफस ए बी, ये कौन सा है? ये मक्का में छेदक है। याद रखना कि मक्का छेदक एक ही है, कपास के छेदक दो है ना? इसको तो रट लेना। ऐसे भी साम दाम दंड भेद लगा के अपनी ट्रिक बनाओ, कैसे बनाओ। मैं बहुत बार पूछ लिया है, कितनी बार तो पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बीटी कपास के लिए अनुकूल नहीं है? बिल्कुल, बीटी कपास के लिए क्या अनुकूल नहीं है? सुनो, पढ़ो, देखो। बीटी बोटुलिनम विषाक्त के लिए संक्षिप्त शब्द है। नहीं, बीटी जो शब्द है ना, वो इसका ओरिजिन जहां से हुआ ना, कहां से हुआ? बेसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है ना? बेसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है ना? बेसिलस थुरिनजेंसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, उसका बेसिलस का बी और थुरिनजेंसिस का टी लिया हुआ है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीटी। तो क्या हो गया? ये बोटुलिन विषाक्त के रिलेशनशिप शब्द है, यही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। ठीक है, आगे देखो। किस जैव तकनीकी कंपनी को प्रथम मानव आनुवंशिक अभियांत्रिकी इंसुलिन के संश्लेषण का श्रेय दिया जाता है? सबसे पहला जो इंसुलिन है, या जो बोले कृत्रिम इंसुलिन, किसने बनाया था? वो बनाया था किसने? एली लिली कंपनी ने। एली लिली कंपनी में इंसुलिन की दो चेन होती है, अल्फा अलग बीटा अलग। तो अल्फा को अलग बनाया, बीटा को अलग बनाया, फिर दोनों को सल्फर बॉन्ड द्वारा चिपका दिया, फिर बना दिया क्या? इंसुलिन। तो वो कौन सी कारनामा करने वाली कंपनी का नाम क्या था? एली लिली, जो कहाँ की है? अमेरिका। ठीक है ना? देखो, ई कोलाई में केवल 4.6 इंटू 10 की घात 6। भाई 10 की घात 6 106 नहीं है ना, 10 की घात 6। थोड़ा टाइपिंग वाला क्या है, मिस्टेक कर देता है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी। तो उसको समझ में नहीं आता 10 की घात 6 106। तो इतना तुम थोड़ा सा पेपर में दिमाग लगा लिया करो कि ये टाइपिंग मिस्टेक है या एरर है, क्योंकि जो फाइनल पेपर आता है ना एग्जाम में, उसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक तो आ ही जाती है। क्योंकि वो तो कम से कम 20 40 50 लोग चेक करके भेजते हैं, फिर भी मिस्टेक आ जाती है। और अपने तो छोटी मोटी टीम है, हो जाता है काम। ठीक है ना? अब इधर देखो, 10 की घात 6 बेस युग्म होते हैं। ये प्रतिकृति के लिए 18 मिनट में पूरा कर देते हैं। इस प्रकार बहुलीकरण की औसत दर पूछ रहा है। अब क्या बता रहा है? देखो, टोटल बेस पेयर कितने? 4.6 इंटू 10 की घात 6। ठीक है ना? इतना ही है ना। अब ये प्रतिकृति करते हैं कितने? 18 मिनट में। ठीक है ना? 18 मिनट में प्रतिकृति कर लेते हैं पूरी। तो अगर मैं 1 मिनट में बात करूं तो 18 से भाग दे दूं, अब 1 सेकंड की बात करूं तो 60 से भाग दे दूं। ठीक है ना? तो ये टोटल लगभग कितना आएगा? ये लगभग आएगा 4000 और कुछ आएगा। ठीक है ना? 4000 और कुछ आएगा। अब देखो, एक चीज यहाँ याद रखना, यही का आंसर नहीं आता है। इसने पूछा क्या है? औसत दर। औसत दर का मतलब, अब देखो, एक काम को अगर 5 आदमी करते हैं 10 मिनट में, ठीक है ना? तो एक आदमी ने कितने मिनट काम किया? तो 5 जो टोटल आदमी है, टोटल आदमी ने जितना काम किया, उसमें जितना टाइम लगाया, उनका भाग देंगे। जैसे 10 मिनट लगे तो 5 आदमियों का भाग लगाएंगे, तो ओरिजिनल काम आएगा, एवरेज आएगा कि एक आदमी ने एक्चुअल में काम कितना किया। ठीक है ना? अब इधर देखो, ये बोल रहा है क्या? ये बोल रहा है कि बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, जो होता है, तो वो कब होता है? देखो, ऐसे डीएनए होता है, ठीक है ना? ये डीएनए होता है, इसके दो खंड होते हैं, दोनों खुल जाते हैं। तो डीएनए एक बार इधर से इधर बनता है, एक बार इधर से इधर बनता है। ठीक है, इधर से इधर बनाने के लिए एक प्रोब यहाँ लगा होता है, इधर से इधर बनाने के लिए एक प्रोब यहाँ लगा होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि ये वाला प्रोब बनाते बनाते जाएगा, पहले इधर बनाएगा, फिर ये प्रोब जाके दूसरा इधर आएगा। तो इतना सब जो करेगा ना, तो अगर एक ही आदमी का काम हुआ। अब यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं। ये वाला प्रोब यहाँ से बनाते जा रहा है, ये वाला प्रोब यहाँ से बनाते जा रहा है। तो जो एक्चुअल टाइम लिमिट आ रही है ना, ठीक है ना, जो एक्चुअल दर आ रही है ना, ये 4000, वो कितने लोगों पे आ रही है? 2 लोगों की। और हमें निकालना है औसत। औसत का मतलब किसी एक के कितना आ रहा है, तो किसी एक में कितना करना पड़ेगा हमें? 4000 जो है ना, उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, और कितना आ जाएगा? 2000। तो आ गया ना ये समझ में 2000 क्यों है? बहुत से बच्चों को डाउट आएगा कि सीधा सीधा आंसर आ रहा है 4000, ठीक है ना, लेकिन वो 2000 आएगा। अब 2000 कैसे? ऐसे है 2000। ठीक है ना? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पूछ रहा है इन सेकंड। क्या अभी बारी से याद है 2-3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के नाम, और वो आगे भी याद ही रहेंगे। ठीक है ना? किसी को याद नहीं है तो फिर सोचने वाली बात है यार, बिल्कुल छोटी सी चीज है। जैसे प्लाज्मिड कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन कौन से हैं, ये तो तुम्हें याद ही करना है। इनमें तो क्या ही बोलूं मैं। बायो, अरे बाप रे,
बायोलिस्टिक्स जीन गोलाबारी किसके लिए प्रयुक्त है? अब देखो पहले तो ये शब्द देखो, बायोलिस्टिक्स। बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल, ठीक है ना, दो शब्द आते हैं, बायोलॉजिकल। और जो लिस्टिक्स है ना, वो शब्द कहाँ से आया है? बैलिस्टिक। अब बैलिस्टिक अभी अभी तुमने चर्चा में देखा होगा, इंडिया ने ब्रह्मोस का परीक्षण किया। तो ब्रह्मोस क्या है? अपने बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब जो पहले थोड़ा ऐसे उड़ती है फिर बिल्कुल ऐसे रॉकेट की तरह सीधी जाती है। तो उस जो वो जो पथ है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये सीधा वाले, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक। अब जीन गन क्या होती है? जीन गन भी ऐसी होती है, किसी किसी होस्ट में अगर जीन को एंटर करवाना पड़ता है ना, सीधा फुल स्पीड से ना उसमें उसको धसाना पड़ता है। तो वही चीज क्या होगी? जीन गोलाबारी या बायोलिस्टिक किसके लिए उपयुक्त है? अब देखो ये किसके लिए काम में आती है? जब कोई डीएनए या फिर कोई डीएनए खंड अनुमान मतलब वांछित डीएनए खंड, ठीक है ना, हम जो डीएनए खंड चाहते हैं वो किसी होस्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब वो क्या करेगा? वो प्लाज्मिड के साथ नहीं जुड़ पाता, या प्लाज्मिड उसको लेकर नहीं जा सकता, या प्लाज्मिड ही अंदर नहीं जा सकता। तीनों कंडीशन में क्या होगा? तीनों कंडीशन में बायोलिस्टिक्स जीन या जीन गन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, समवाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का बनाना तो नहीं, जीन गोलाबारी अगर ये हो ही जाता तो हम इतनी बात थोड़ी क्यों करते हैं, ठीक है ना, ये तो गलत होगा। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या ही काम है? जीन गोलाबारी वहां तो कुछ काम नहीं है। रोगजनक संवाहकों को निष्क्रिय करने में इसमें भी नहीं है, क्योंकि डीएनए हम डाल रहे हैं, डीएनए को हटा थोड़ी रहे हैं जो रोगजनक को निष्क्रिय कर देंगे। पादप कोशिकाओं का रूपांतरण, बिल्कुल सही बात है। देखो जो पादप कोशिकाएं होती है ना, उनमें हम ऐसे मनुष्य क्या जंतुओं की तरह कोई सा भी ऐसे डीएनए एंटर नहीं करवा सकते। अब तो करवा सकते हैं टीआई प्लाज्मिड से, लेकिन पहले नहीं करवा सकते थे। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है? जब पादपों में किसी डीएनए को एंटर कराया जाता है तो उसमें किसका यूज करते हैं? ये जीन गन का, ठीक है ना, जीन गन का यूज करते हैं। आगे समझ में? देखो अपुनर्योगी योगी जीवाणु को नीली निवा के विपरीत पुनर्योगी जीवाणु के निवा श्वेत दिखाई देते हैं, क्योंकि पुनर्योगी जीवाणु में ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का निष्क्रियण बहुत सारी डालडा दे रखी है। और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने मेरी तरह ही दो लाइन पढ़ के छोड़ दिया कि बाहर में जान दो क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट का है। कंसेप्ट क्या है? इधर देखो क्या कंसेप्ट ये है। आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, वो होगा लैक जेड जीन, ठीक है ना। एक जीन होता है लैक जेड जीन। अब लैक जेड जीन क्या करता है? ये ऐसा जीन है, ठीक है ना, ये पूरा एक जीन का पार्ट है, ठीक है ना। ये है लैक जेड जीन। ये क्या करता है? ये बनाता है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइड। ठीक है ना, ये जीन है, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइड। अब जब ये बीटा गैलेक्टोसाइड होता है ना, क्या बीटा गैलेक्टो, इतना ही लिखता हूँ ना, पूरा लिखा है, गैलेक्टोसाइड होता है ना। अब इसको अगर एक्स जेल में डाला जाता है ना, किसमें? यहाँ डाल दिया मैंने, क्या? एक्स जेल, ठीक है ना। एक्स जेल एक क्या बोलूं मैं आपको, जैसे वो होता है ना पहचान करने के लिए, केमिस्ट्री में क्या होता है वो पहचान करने के लिए अभिरंजक होता है ना, अभिरंजक। ऐसे एक्स जेल एक पदार्थ है जो बीटा गैलेक्टोसाइड का पता लगाता है, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइड की उपस्थिति का पता लगाता है। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइड को एक्स जेल के संपर्क में लाया जाता है ना, तो ये क्या करता है? एक्स जेल को तोड़ देता है। और जब ये एक्स जेल टूटता है ना, तो वो कौन से कलर में टूटता है? ब्लू कलर में, ठीक है ना। जब एक्स जेल टूटेगा तो कौन सा कलर बनेगा? ब्लू कलर। अब मान लो कहीं पे बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं है, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं है, तो एक्स जेल जो रहेगा, एक्स जेल अगर डालेंगे हम, तो वो कौन सा कलर का रहेगा? व्हाइट। अब होता क्या है? इंसर्शन इनएक्टिवेशन सुना होगा आपने, निष्क्रिय निवेशिता, ठीक है। निष्क्रिय निवेशिता में क्या करता है? ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड है ना, बीटा गैलेक्टोसाइड के अंदर एक डीएनए को जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, जिससे क्या होगा? ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड है ना, ये निष्क्रिय हो जाता है ना, काम नहीं करता। तो ये कौन सा बन गया? ये बन गया रिकॉम्बिनेंट।
अब देखो पहले जो था लेग जीन वो बीटा गैलेक्टोसाइड बना रहा था। अब हमने इसमें बदलाव कर दिया कि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल दी, बीच में डीएनए घुसा दिया। तो अब ये क्या है, ये बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। अब बीटा गैलेक्टोसाइड अगर नहीं बना पाएगा तो इसको जब एक्स जेल में डालेंगे तो ये श्वेत कलर देगा। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइड बनता है जो ओरिजिनल जो लेग जेड जीन था तो वो एक्स जेल के साथ ब्लू कलर देगा। अब पढ़ो क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन अब आएगा समझ में। अपुनर्योगी जीन मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल रहा है। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब ओरिजिनल लेग जेड जीन वाला जो अभी मैंने पहले लिखा था, ठीक है ना। जीवाणुओं के नीली निवा के विपरीत, देखो जीवाणुओं के नीली निवा, अब जब लेग जेड जीन था तो बीटा गैलेक्टोसाइड बन रहा था और वो कौन सा था, नीला कलर का। तो यहाँ तक तो ये लिखा हुआ है के विपरीत। अब इसके विपरीत पुनर्योगी जीवाणु जो रिकॉम्बिनेंट हो गए ना, जीवाणु जो नए जीवाणु बन गए के निवा श्वेत दिखाए जाते हैं। अब नए जो बन गए लेग जेड जीन जो बन गए तो बीटा गैलेक्टोसाइड बना नहीं रहे, तो अब कौन सा सफेद। तो ये कुल मिला के दो लाइन का सार तो इतना बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो आगे पुनर्योगी जीवाणु में ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का निष्क्रियण होता है। देखो अभी मैंने कौन सा एंजाइम बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ग्लाइकोसाइडेज का तो होगा ही, सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट है जीवाणु में बीटा गैलेक्टोसाइड रहता है। देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट ये है रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेंट क्या, तो लेग जेड जीन डिस्ट्रॉय हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बनता है ना। अब इससे पहले क्या था, नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो उसमें ओरिजिनल लेग जेड जीन था, वो क्या बनाता था, बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इतनी सारी माथा फोड़ी, इतनी सारी माथा पच्ची है इस इक्वेशन को समझने के लिए। लेकिन अगर जिसको समझ में आ गया, जिसको ये ऑलरेडी जिसका इक्वेशन सही है ना भाई, उसकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की है भाई। बहुत ज्यादा कंसेप्ट सीख के पढ़ रहे हो, थ्योरी बहुत सारी मिल जाएगी तुम्हें, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी चीज कहाँ काम आएगा, जहां पर तुम ज्ञान का उपयोग करके जितनी तुमने नॉलेज है ना उसको यूज करके, अगर क्वेश्चन तुमने सोल्व हो रहा है, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना आ रहा है, तो भाई तुम्हारी तैयारी एक नंबर है। फिर तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। देखो अब आगे प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधक कूट लेखन करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्ह माने जाते हैं। फिर से प्योर हिंदी की लाइन है। अब समझो छोटी सी बात है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ई कोलाई जो जीवाणु होता है ना, ये ई कोलाई है, ठीक है ना। ई कोलाई जो जीवाणु होता है ना, इसमें एक भी क्या होता है, प्रतिजैविक मतलब रेस्ट्रिक्शन, क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब किसी भी जो दवा होती है ना, प्रति एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी, छोड़ो मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में पढ़ने दो। जीन एंटीबायोटिक, हाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। देखो ई कोलाई जो होती है ना, उसमें किसी भी मेडिसिन के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं पाया जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब छोटी सी भी कोई सी भी एम्पिसिलिन डालो, टेट्रासाइक्लिन डालो या फिर कोई सी भी डालो, उससे ये मर जाएगा। मतलब किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं है ये ई कोलाई। अब देखो जब अपन को एक डीएनए किसी होस्ट में अंदर डालना पड़ता है, तो हम पता कैसे करेंगे कि डीएनए एक्चुअल में अंदर चला गया। उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल देंगे। जैसे कि मान लो ई कोलाई है, अब ई कोलाई में अगर हमने टेट्रासाइक्लिन का जीन डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का अगर जीन डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब हम देखेंगे इसमें डीएनए लगा के कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला कि एक्चुअल में अंदर आया नहीं। अब आया नहीं आया तो टेट्रासाइक्लिन जैसे हम इसको डालेंगे, अगर ये जीवित बच गया तो हमने जो डीएनए लगाया था वो अंदर आ गया, और मर गया ये तो हमने जो डीएनए लगाया था वो अंदर नहीं आ पाया। ये इसका मेन मोटिव हो गया। अब मेन मोटिव, अब इसको हम पहचान पा रहे हैं, तो पहचान जो पा रहे हैं उसको ही क्या बोलते हैं, वर्ण योग्य चिन्ह या मार्कर जीन बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम पहचान सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्कर जीन। और मार्कर जीन का कैसे पता लगाया जा सकता है, ऐसे रेजिस्टेंट साइट देखकर, ठीक है ना। अब देखो ई कोलाई सामान्य कोशिकाओं में किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है, ये भी बात सही है। देखो अब दोबारा पढ़ो, प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध कूट लेखन करने वाली ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्ह माने जाते हैं। बिल्कुल इसके लिए क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर तुम किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट पैदा करना चाहोगे या देखोगे कि हुआ नहीं, तो आसानी से देख लोगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी किसी के लिए है ही नहीं। अब कारण इसने दिया हुआ है तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सत्य और स्पष्टीकरण भी इसका सही है, ठीक है ना। देखो आगे
पुनर्योगस डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की खोज किसने करी थी? ये करी थी स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है ना। ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। जो डाटा वाला क्वेश्चन है ना या फेक वाला क्वेश्चन है ना, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं समझा सकता। हाँ ये जरूर है, जिस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट है, जिस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक है, या जिस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी है ना, उसको जरूर मैं खोल सकता हूँ। बाकी डाटा तो मुझे खुद को भी याद नहीं रहता है, मैं खुद भी देख के बताता हूँ डाटा वाला तो, लेकिन आपको तो याद करना ही पड़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है? अब प्लाज्मिड का लक्षण पूछ रहा है। स्वतंत्र प्रतिकृति, बिल्कुल प्लाज्मिड स्वतंत्र प्रतिकृति कर सकता है, इसीलिए तो हम अपना डीएनए उसके अंदर डाल के फिर प्रतिकृति कराते हैं, ठीक है ना। गोलाकार संरचना, गोलाकार संरचना प्लाज्मिड की होती है, बचपन से पढ़ा प्लाज्मिड की विशेषता बताओ। इसका संरचना गोलाकार होती है, बात खत्म। हस्तांतरणीय मतलब ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। इसको हम वापस से इधर उधर भेज सकते हैं। एकल स्ट्रैंडेड, अब देखो जो प्लाज्मिड होता है ना, ये एकल स्ट्रैंडेड नहीं होता। प्लाज्मिड कैसे बनाते हैं? पहले एक गोला बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद से जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो ऐसा ऐसा बनाते हैं। तो ये देखो एक गोला बनाया और एक ये घुमा घुमा के बनाया, तो ये दोनों क्या बनाया मैंने? डबल स्टैंड बनाया। ये नहीं कि डबल स्टैंड बनाया, तो एकल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, सही मेल कीजिए बायोलिस्टिक्स। अब देखो बायोलिस्टिक्स फिर से आ गया, ये जीन गन में काम आता है, जीन पल्सर, ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरिया, ये क्या लिखा हुआ है? ये है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जो होता है ना, वो वी रेफरेंस 6 रोली की इसका काम करता है। ये ज्यादा बड़ा ज्यादा खास तो है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग याद रखना है आपको। अगर आपको ये भी नहीं आएगा ना, तो आगे वाले से आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो बिल्कुल जो लाइन होती है ना सिलेबस से बाहर और सिलेबस के अंदर वाली, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज्यादा लोड भी नहीं लेना है और ज्यादा इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है ना। देखो ये हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन। अब इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है? जब जीन गन से जीन अंदर डालते हैं ना, तो कोशिका झिल्ली में क्या करते हैं? हाई वोल्टेज से छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन। पीडीएस 1000 उसमें काम आता है, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन क्या है? माइक्रो मैनिपुलेटर है, ठीक है ना, माइक्रो मैनिपुलेटर है। तो क्या क्या हो गया? बायोलिस्टिक्स, एक में 1 बी में 4, एक में 1 बी में 4 सी में 2, ठीक है ना, सी में 2। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही हो जाएगा। पीसीआर का प्रयोग किसके लिए होता है? पीसीआर का प्रयोग किसके लिए होता है? कम मात्रा में डीएनए का संवर्धन, बिल्कुल। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया में क्या करता है? अगर आपके पास थोड़ा सा भी डीएनए, जैसे तो एक बाल का सैंपल ले गया और पूरा मनुष्य बना ले जाओ, तो वो किसके कारण संभव है? वो पीसीआर के कारण है। मतलब कम मात्रा में जो डीएनए होता है उसका संवर्धन कर सकते हैं पीसीआर से, ठीक है। देखो आगे, अर्बुद उत्प्रेरण टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग के वाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, ठीक है। पैराग्राफ लिख रहा है, अब ढंग से पढ़ना, दिमाग लगा के। अब कर दिया गया है मतलब पहले इसमें प्रतिरक्षित जीन था, ठीक है ना। प्रतिरक्षी क्या? रोगकारी, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, ठीक है। अभी जो उत्पन्न किया ना, वो रोगजनक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन के अनेक पौधों में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड के द्वारा रूपांतरित होते हैं। देखो ये कह रहा है कि जो टीआई प्लाज्मिड था ना, एक्चुअल में जब हमें मिला था, तो ये क्या है? इसके साथ एक रोगकारक जीन लेकर घूमता था, ठीक है ना। तो वो पादप में एंटर हो जाता था और रोग होने लग जाता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसको पकड़ा, वो रोगकारक जीन उठाया, उसको पटक दिया साइड में, फिर इसको हम काम में लेने लग गए। तो हम इसको किस में काम में लेते हैं? अब हम इसके साथ नया डीएनए जोड़ के उसको लगवाने में काम में लेते हैं, ठीक है। अब तो आगे पढ़ो। अर्बुद उत्पन्न करने वाले जीन का संयोजन नहीं। देखो इसमें अर्बुद उत्पन्न करने वाले जीन का संयोजन थोड़ी करा। अर्बुद उत्पन्न करने वाले जीन तो हटाया है हमने, जब तो अब इसको आगे काम में ले रहे हैं, ठीक है। अर्बुद उत्पन्न करने वाले जीन का विलोपन, विलोपन किया हमने, तो विलोपन यहाँ पर सही हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कृत्रिम क्लोनिंग वाहक है जो 2 वर्ण योग्य मार्कर चिन्ह टेट्रासाइक्लिन तथा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं? तो कौन सा होता है? PBR 322, जो सबसे पहला वाला सबसे पहला हो जाएगा प्लाज्मिड है, ठीक है ना। निम्नलिखित में
नीचे दिए गए सभी गुण एंजाइम टेक पॉलीमरेज के हैं, एक को छोड़कर। टेक पॉलीमरेज क्या होता है? थर्मस एक्वेटिकस। टेक का मतलब क्या होता है? थर्मस एक्वेटिकस, जो बहुत उच्च हाई टेम्परेचर में रहने वाला बैक्टीरिया है ना, वहां से प्राप्त किया गया है। तो देखो कौन सा है, यह एक उच्च उष्मा स्थायी, बिल्कुल हाई टेम्परेचर वाला डीएनए पॉलीमरेज है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर में भी स्थायी रह सकता है। यह एक जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस, बिल्कुल उससे पृथक किया गया, ये भी सही है। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जा सकता है, बिल्कुल जो लाभकारी जीन है उसका एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। यह ऊष्मा स्थायी आरएनए, देखो ऊष्मा स्थायी तो है ही सही, आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए गलत हो गया, ये एक क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। देखो जब भी ऐसे दो सेंटेंस सेम टू सेम रहे, उसमें सिंगल वर्ड का डिफरेंस रहे, तो समझ लेना या तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला गलत है, फिर बीच के दो या फिर अलग जो दो दे रहे ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। फलों को नष्ट करने वाले कीटों में कीटनाशकों के विपरीत विकसित होने वाले प्रतिरोधकता का मुख्य कारण है। अब देखो जो फल होते हैं ना, देखो जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े वो क्या करते हैं, वो जाके फल खाते हैं। अब बहुत सारे कंडीशन में ऐसे क्या होता है कि उन फलों को बचाने के लिए दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो अब जब हम बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव कर देते हैं, बहुत टाइम तक दवाइयों का छिड़काव करते रहते हैं, तो वो वाले जो कीड़े जो फलों को खा रहे थे ना, वो पहले तो मर रहे थे, बाद में मरते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब देखो ऐसा होने का कारण क्या है, जो कीड़े थे ना, उनका डीएनए है ना, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, जो कीटनाशक था ना, उससे उनकी सुरक्षा कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए वो प्रतिरक्षी बना रहा है, उससे वो मर नहीं रहा। तो ऐसा कैसे हुआ? जो कीड़ा था वो किसी डॉक्टर के पास थोड़ी गया था कि मुझे ये पेस्टिसाइड से बचना है, तो इसके लिए मेरे डीएनए लगा दो, ऐसा थोड़ी है। नेचर ने म्यूटेशन द्वारा उनके ही डीएनए में ऑटोमेटिक परिवर्तन कर दिया। तो क्या हुआ? देखो अनियंत्रित उत्परिवर्तन, ये रैंडम म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ। आनुवांशिक पुनर्योजन नहीं हुआ। आनुवांशिक पुनर्योजन का मतलब वो किसी के पास गया कि मेरा थोड़ा सा ये वाला डीएनए जोड़ दो, तो वो जुड़ गया, क्या आ गया, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। डायरेक्टेड म्यूटेशन, म्यूटेशन डायरेक्टेड कीड़ों में कहां से हो जाएगा यार, ठीक है ना। उपार्जित लक्षणों में परिवर्तन, ये नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नामकरण विधि में परंपरा अनुसार अनुसरित करते हैं। इको R1 के वर्ण R में निरूपित करता है। अब देखो पूरा नाम मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लिखा हुआ है। देखो जो ये ई लिखा हुआ है ना, ये किसका नाम है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ई को R1 रोमन में लिखते हैं, वैसे आई मत पढ़ना, वन है ये, ठीक है। तो ये जो ई है ना, ये ई तो क्या है, ये जो है वंश का नाम। अब ई का वंश कौन सा होता है? ई कोलाई का वंश कौन सा होता है? इस्चीरिशिया। क्या होता है? इस्चीरिशिया। सीओ जो है वो जाति का नाम है, किसका है? जाति का, ठीक है ना। जाति कौन सी होती है? कोलाई। इस्चीरिशिया कोलाई इसका पूरा नाम है। ये जो आर है ना, ये आर प्रभेद है। क्या है? प्रभेद। प्रभेद मतलब अब जीवाणु के बहुत सारे प्रभेद है। तो ये वाला जो प्लाज्मिड बनाया गया ना, वो कौन से प्रभेद से बनाया गया था? RY13। ये वाला जो प्रभेद है ना, ये इससे बनाया गया था। और जो फर्स्ट है ना, वो भाई कौन से नंबर का प्लाज्मिड है, मतलब उस बैक्टीरिया से अभी तक कोई सा प्लाज्मिड बना नहीं बनाया, या उसके इसके अतिरिक्त तो और कोई प्लाज्मिड इससे पहले नहीं बना, तो वो नंबर है इसमें। तो क्या पूछा है? आर पूछा है। आर किसके लिए है? प्रभेद के लिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए में रूपांतरण करने के लिए जीवाणु कोशिकाओं को सर्वप्रथम सक्षम बनाया जाता है, जिसका अर्थ है, देखो जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी सेल में डालते हैं, तो डीएनए और सेल को कंपैटिबल बनाया जाता है कि वो एक दूसरे को ले ले, ठीक है ना। जैसे मान लो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऑर्गन और सेल, दो ऑर्गन और बॉडी दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होना चाहिए कि वो एक दूसरे को ले ले। ऐसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी होता है। तो ये क्या करता है? देखो अब इसमें क्या है कि जब एक सेल होती है, ठीक है ना, अब इस सेल में डालना है क्या हमें? ये डीएनए। तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और डीएनए जो है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये दोनों जब इसको इसमें डालेंगे ना,
तो ये रिपल्शन दर्शाएगा, ये जाने नहीं देगा, ठीक है ना, थोड़ा आनाकानी करेगा, रोका रोकी करेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए CH2 से इस DNA को उपचारित किया जाता है, जिसमें ये जब Ca+ के संपर्क में रहता है ना, तो इसका नेगेटिव जो चार्ज है ना वो कम हो जाता है। क्या बोला है मैंने, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, मैं ये नहीं बोला कि नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जब नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो ये आसानी से अंदर जा सकता है। DNA में एक तो ये गुण विकसित कर दिया, ठीक है ना, पूछ क्या रहा है सक्षम बनाने में, कैसे बनाया, एक तो ये आवेशन कम कर दिया। इधर देखो दूसरा, ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली में से DNA डालने के लिए इसमें छोटे छोटे पोर्स का निर्माण किया जाता है। पोर्स का निर्माण कैसे, इसको हाई वोल्टेज पे रखा जाता है, ताकि इसमें अभी जो एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें वो मिलान वाला था, उसमें लिखा था, वो क्या लिखा था देखिए, ये वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो ये किसके लिए किया जाता है, ये जब DNA इंसर्ट कराया जाता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रोपोरेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या किया, देखो इनकी उपापचय अभिक्रिया बढ़ानी चाहिए, नहीं उपापचय अभिक्रिया से क्या मतलब है, इनकी कम भी नहीं करनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। जीवाणु में प्रवेश करने वाले DNA की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्षमता को बढ़ाने का मतलब कि उसका जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको कम कर दिया। अब यूं मत कहना ना कि कम कर रहे हैं, क्षमता एक्चुअल में घुसने की क्षमता तो बढ़ा रहे हैं ना, चार्ज कम करके क्षमता बढ़ा रहे हैं घुसने की, ठीक है ना। देखो किस GMO को मानव में उपयोग से पहले पोलियो टीके की सुरक्षा के उद्देश्य से परीक्षण तथा विकसित किया गया है, वो कौन है, पारजीनी भेड़, पारजीनी गाय, पारजीनी चूहा, परजीवी विषाणु। तो देखो परजीवी जो जीव चूहा है ना, इसको इसके अंदर पहले टेस्ट किया जाता है कब, जब मानव में किसी को उपयोग लिया जाता है। अब ये किसकी बात कर रहा है, पोलियो के टीके की। तो पोलियो के टीका जब बना है ना, उसको टेस्ट किस में किया था, उसको टेस्ट किया था चूहे में, ठीक है ना। तो ये वो क्वेश्चन है। कीट प्रतिरोधी कपास, सुनहरा चावल, इन सबको मिलाना है इनके साथी भाइयों से, ठीक है। कीट प्रतिरोधी चावल क्या है, ये है BT, ठीक है ना। और कीट प्रतिरोधी कपास में भी चावल और कपास ऊपर नीचे का मिक्स कर रहा हूँ, BT कॉटन, ठीक है ना। सुनहरा चावल, सुनहरे चावल में क्या होता है, केराटिनॉइड्स होता है, ठीक है ना। विटामिन A का जो प्रीकर्सर होता है, गोल्डन राइस क्या होता है, विटामिन A से भरपूर होता है, तो उसमें क्या होता है, केराटिनॉइड्स होता है। फ्लेवर्ड सेवल टमाटर, इसमें क्या होता है, ACC डीएमिनेज होता है। और बचा शाकनाशी सीता वाला सोयाबीन, इसमें क्या होता है, जो 2,4-D है उसके लिए प्रतिरक्षी होता है, ठीक है ना। तो A में 4, बी में 1, ए में 4, बी में 1, ऑप्शन 1 ही सही है, ठीक है ना। मिलान करने वाले में तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आसानी हो जाती है क्वेश्चन टिक करने में, क्योंकि 1 या 2 मिलाते ही सारे पता चल जाते हैं। हिरुडीन के प्रोटीन जो रुधिर का थक्का बनाने से रोकता है। अब देखो हिरुडीन क्या है, हिरुडीन एरिया सुना होगा, हिरुडीन एरिया किसका नाम है, जोग का नाम है। जोग के अंदर एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है, तो जैसे जोग आपकी चिपकती है ना, तो वो प्रोटीन का स्राव करती है, और जिससे क्या होता है, खून का थक्का नहीं बनता, और वो लप के जितना मर्जी पड़े ना उतना खून पीती है आपका। तो हिरुडीन क्या है, वो एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है ना, जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। वह जीन जिसमें हिरुडीन का गुप्त संकेत होता है, वेसिका नेफस, ठीक है ना, ये एक पौधा है, इसमें डाला गया, वहां हिरुडीन का संग्रहण बीजों में हुआ, ठीक है ना। इस हिरुडीन को शुद्धिकृत करके मेडिसिन के रूप में उपयोग किया। हिरुडीन को निरूपित करने वाले जीन का स्रोत था। देखो इतनी सारे नाम लीला लिख दी, आधी कम समझ में आई होगी, आधों को समझ में नहीं आई होगी, आधों ने पढ़ के छोड़ दिया होगा। मैं समझाता हूँ लिखा क्या है। यही कह रहा है कि हिरुडीन जो एक रक्त का थक्का बनाने से रोकता है, उसको एक प्लांट में डाला गया, प्लांट में डाला तो उसके जो फल है ना उसमें बहुत सारे हिरुडीन इकट्ठा हो जाता है, और उसको निकाल के औषधि बनाई जाती है। तो जो हिरुडीन प्लांट में डाला ना, वो लिया कहां से गया था। तो देखो सबको ये पता है कि हिरुडीन तो बस जोक में मिलता है, हिरुडीन तो बस जोक में मिलता है, सब टिक कर आ जाते हैं क्या जोक, लेकिन जोक इसका आंसर है ही। जो हिरुडीन पादप में डाला गया था ना, वो जोक से नहीं निकाला गया, वो केमिकली सिंथेसाइज किया गया था लेब में। लेब में पहले हिरुडीन बनाया था, उसको प्लांट में इंसर्ट करवाया था, फिर जाके उसके फलों में वो हिरुडीन आ रहा था। तो वो कहां से आया था, रासायनिक संश्लेषण से, ना कि जोक से, जोक से नहीं आया था, ठीक है ना। हिरुडीन एक प्रोटीन है जो रक्त स्पंदन को रोकता है, बिल्कुल अभी जस्ट मैंने बोला
हीरोडीन सॉरी जीन जो हीरोडीन को एनकोडेड करता है वो ब्रेसिका नेपस में स्थानांतरित होता है जहां पर हीरोडीन बीज में संचित होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या एक नहीं है। पहली बात तो क्योंकि लगा के देख लो, व्याख्या आएगी नहीं आएगी। क्योंकि लगा के देख लिया मैं तो देख लिया नहीं आई व्याख्या। कैसे? हीरोडीन एक प्रोटीन है जो रक्त का स्पंदन को रोकता है क्योंकि जीन जो हीरोडीन को एनकोडेड करता है। अब देखो मैंने क्योंकि लगाया, तो अगर ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है ना कि हीरोडीन रक्त स्पंदन के लिए थ्रोम्बिन को इकट्ठा नहीं होने देता है, तो ये इसकी व्याख्या हो जाती है। ऊपर वाली लाइन तो किसके बारे में बताती है? ब्लड कोटिंग के बारे में बताती है, रक्त स्पंदन के बारे में बताती है। लेकिन नीचे वाली लाइन किसके बारे में बताती है? ये इसका है ना आर्थिक महत्व के बारे में बताती है। आर्थिक महत्व कैसे कि ब्रेसिका नेपस में स्थानांतरित किया गया, फिर उससे बहुत सारे हीरोडीन लिया गया। अब हीरोडीन लिया जा रहा है तो उनके मतलब के लिए लिया जा रहा है, तो वो आर्थिक महत्व दिया है और ऊपर ब्लड का थक्का बनने नहीं बनने की प्रक्रिया है। ठीक है ना? तो दोनों है तो सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? डीएनए के खंड कैसे होते हैं? बच्चा जानता है डीएनए ऋणावेशित होता है। डीएनए में फास्फेट समूह होता है, उसकी वजह से ऋणावेश उपस्थित होता है। तो क्या हो गया? डीएनए ऋणावेशित होता है। वी जातीय डीएनए तथा प्लाज्मिड को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है, जिसे जोड़कर पुनर्योगी जीव प्लाज्मिड बनाया जाता है। तो इसको जोड़ा किससे जाता है? पॉलीमरेज थर्ड से। पॉलीमरेज थर्ड से तो निर्माण किया जाता है लाइन के। बिल्कुल सही कहता है। देखो डीएनए के जो दो खंड होते हैं ना, दो खंडों को चिपकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लाइगेज को। इसीलिए लाइगेज को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक ग्लू या फिर जेनेटिक ग्लू या बायोलॉजिकल ग्लू, सब किसको बोलते हैं? लाइगेज को बोलते हैं। ठीक है ना? तो हो गया हमारे आज के क्वेश्चन। लगभग 59 ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं। आप लोगों ने बायोलॉजी की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहो और बायोलॉजी के चक्कर में केमिस्ट्री फिजिक्स को मत भूल जाना। तीनों सब्जेक्ट बराबर जरूरी है। हाँ ये जरूर है कि बायोलॉजी आपको नंबर दिलवाएगी तो, लेकिन नंबर कटवाएगी भी बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या है? सीधा है, या तो क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन नहीं आएगा, तो या तो सही होगा या गलत होगा। ठीक है ना? केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हाल है कि या तो आपको आ जाएगा या फिर थोड़ा 19-20 रहेगा। लेकिन बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में तो ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, ये सब आएंगे और सारे आंसर सही लगेंगे। वहां पेपर में जब देखोगे ना, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही तो सब आपको जैसे टिक करोगे थोड़ा मजा आ गया। बायोलॉजी में तो 60 क्वेश्चन आया और 55 सही है। ठीक है ना? जब घर जाके देखोगे ना, घर जाके क्या बस में मिलाओगे तो 50 सही, फिर ऑटो में मिलाओगे तो 40 सही, फिर घर आके मिलाओगे तो 30 सही, फिर बाद में आंसर किया आएगा तो 25 पे आ जाओगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारे ऑप्शन सही लगते हैं। इनमें अंतर क्या रहा है? एक एक शब्दों का अंतर आया ना यार। जहां मैं कट कर देता हूँ ना कि भाई ये एक शब्द है, अब मैंने यहाँ कट कर दिया, ये डीएनए या आरएनए। एक एक शब्द आपको देखना है। तो बायोलॉजी को इतनी बारीकी से बायोलॉजी पढ़नी है कि आपको एक शब्द ही दिख जाए कि ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। अब ये शब्द आपको कहाँ से समझ में आएंगे मैं बताऊं। मैं बायोलॉजी कहाँ से पढ़ के आता हूँ? मैं पढ़ के आता हूँ एनसीईआरटी से। मैंने पढ़े हैं कोचिंग के नोट्स, मैंने पढ़े हैं हर टीचर से बायोलॉजी। लेकिन उसके बाद मैंने क्या पढ़ी है? मैंने पढ़ी है बायोलॉजी की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जितना ढंग से पढ़ोगे ना, एक एक शब्द आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। ठीक है? थैंक यू सो मच।